तो बहुत अच्छे से होगे, मजे में होगे और जम के अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स बहुत नज़दीक ही हैं, बहुत टाइम नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक है वो समझाया था और मैंने कोशिश करी थी कि आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। और जो ये वीडियो है, आज का वीडियो है, ये है अंशों का हरण अथवा जब्तीकरण, या कहे कि फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है अंशों का हरण, यानी कि फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया है कि कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स इशू करती है तो कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ले लेती है, कुछ अलॉटमेंट के साथ और कॉल्स में लेती है। और कभी कभी कंपनी क्या करती है कि पूरा वन टाइम सेटलमेंट करके पूरा एप्लीकेशन के साथ ही कंप्लीट अमाउंट ले लेती है। लेकिन अगर कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट पे ले रही है, जैसे कि एप्लीकेशन के साथ शेयर्स का जो भी प्राइस है, जो भी उसका अंकित मूल्य है, उसका कुछ पार्ट एप्लीकेशन के साथ लिया, कुछ अलॉटमेंट पे कॉल्स पे ले रही है, और कभी उसके जो शेयर्स होल्डर हैं कंपनी के द्वारा मांगे जाने पर, यानी कंपनी ने कॉल मांगा, चाहे वो अलॉटमेंट का हो या कॉल्स के हो, और उसका वो अमाउंट ड्यू डेट के अंदर अगर वो नहीं जमा करते हैं, जो उनकी कंपनी के द्वारा जो याचनाएं की गई हैं, जो कॉल्स किए गए हैं उसका अमाउंट, तब कंपनी उनको 1 2 3 टाइम्स वार्निंग देने के बाद, उनको नोटिस भेजने के बाद उनका पूरा जो पैसा है, वो जो इतना उन्होंने अभी तक पे किया था, वो सब जब्त कर लेती है। या कहें कि कंपनी ने जो उनको शेयर्स इशू किए थे, वो कंपनी शेयर्स उनसे वापस ले लेती है, जब्त कर लेती है, और उनको एक नोटिस चला जाता है कि आपके शेयर्स कंपनी ने जब्त कर लिए गए और अब आप कंपनी को जो भी आपको शेयर इशू का सर्टिफिकेट दिया गया था वो उनको रिटर्न करना होता है। मीन्स अगर शॉर्ट में कहें तो अंशों का हरण यानी फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स का मतलब हुआ कि कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों को, निर्गमित किए गए अंशों को, इशू शेयर्स को कंपनी जब वापस उनको जब्त कर लेती है, कंपनी ले लेती है, तो उसी को अंशों का हरण कहते हैं। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंशों के हरण यानी फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स और अंशों के समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर्स में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं दोनों चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, समर्पण करना यानी सरेंडर करना, ये जो शेयर होल्डर होता है ये अपनी इच्छा के अनुसार करता है, यानी शेयर होल्डर को लगता है कि अब मुझे इस कंपनी के शेयर्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है, या किसी भी रीजन से उसे लगता है कि नहीं इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, या उसके माइंड में जो भी चीजें हैं वो कंपनी का शेयर वो खुद सरेंडर करना चाहता है, समर्पित करना चाहता है, तो कंपनी को एक मैसेज भेजेगा, एक सूचना भेजेगा, एक एप्लीकेशन देगा और बताएगा कि भाई मैं अपना शेयर सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे अब कंपनी का हिस्सेदार यानी कि अंशधारी शेयर होल्डर नहीं बने रहना है। और उसके बाद कंपनी अगर उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके शेयर्स क्या होगा, सरेंडर वो कर देगा कंपनी को। यानी यहाँ पे जो अंशों का समर्पण है, इसमें क्या है, ये शेयर होल्डर अपनी इच्छा अनुसार कंपनी को शेयर्स वापस दे देता है, कहता है कि मुझे नहीं रखना है, मुझे शेयर होल्डर नहीं रहना है। ये यहाँ पे शेयर होल्डर की इच्छा होती है। और इसमें क्या होता है, अंशों के हरण में क्या होता है कि जो फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स है, इसमें शेयर होल्डर की इच्छा हो या ना हो, अगर वो ड्यू अमाउंट को या कंपनी के कॉल्स को या कंपनी के वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कंपनी उसको इन्फॉर्मेशन भेजने पर मेन यही होता है कि उसने जो कंपनी ने कॉल्स किए और जो उसने आवंटन के या प्रथम द्वितीय याचना के सेकंड कॉल के अमाउंट उसने पे नहीं किया, कंपनी ने वार्निंग दी, तो उसके बाद भी नहीं जमा किया तो कंपनी उसके जब्त कर लेती है। यानी कि यहाँ कंपनी के अनुसार होता है, यह अंशों का हरण कंपनी की इच्छा पे होता है, इसमें शेयर होल्डर्स का कोई उसकी इच्छा का होना ना होना इसमें ये मायने नहीं रखता है। बट ये अंशों का समर्पण ये शेयर होल्डर्स खुद से अपनी इच्छा से कंपनी को सरेंडर करते हैं, और ये कंपनी उसको जो उसका अमाउंट नहीं मिलता है तो कंपनी उसको जब्त कर लेती है। तो इन दोनों के बीच में आई थिंक आपने डिफरेंस समझा होगा। अब हम लोग चलते हैं अंशों के हरण यानी कि फॉर फीचर शेयर्स, ये कब किए जाते हैं इसको समझते हैं। इसको कोई कंपनी किन कंडीशंस में या किस प्रकार से अंशों का हरण कर सकती है, यानी कि शेयर्स को वो जब्त कर सकती है। स्टूडेंट्स, किसी भी कंपनी को
अंशों का हरण करने के लिए, यानी कि शेयर्स को फॉरफिट फीचर्स करने के लिए, या तो कंपनी के जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं उसमें इसके बारे में कुछ प्रावधान हो, कुछ सिस्टम्स हो, कुछ रूल्स दिए गए हों कि इन कंडीशंस में कंपनी अंशों का हरण कर सकती है। अदरवाइज जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके टेबल एफ में जो दिए है, टेबल एफ के सेक्शन 28 से 34 तक में बताया गया है कि किन कंडीशन में और किस प्रकार से किसी कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स के शेयर्स को जब्त किया जा सकता है, उसको फॉरफीचर्स किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली बात एक और ये है कि अगर कोई कंपनी अपने कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस वक्त जो रजिस्ट्रार के पास जो रूल रेगुलेशंस जो फाइल सबमिट करते हैं उसमें अंतर नियम में अगर उसने नहीं लिखा है इसके बारे में, शेयर्स के फॉरफीचर्स के बारे में या अंशों के हरण के बारे में उसने नहीं बताया है कि क्यों और किस कंडीशन में किया जा सकता है, तो उस पर कई बार कंपनी एक्ट का जो टेबल एफ है उसके लागू होने के लिए बारे में नहीं लिखा है तो अंशों का कंपनी हरण नहीं कर सकती है। मीन्स कि अगर कंपनी के अंतर नियम में इसके बारे में वर्णन नहीं है। दूसरी बात कि कंपनी ने ये भी नहीं लिखा है कि अंतर नियम में भी अंशों के हरण के बारे में नहीं लिखा है और टेबल एफ के अप्लाई होने के बारे में भी नहीं लिखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, रूल रेगुलेशंस में, तो कंपनी अंशों का हरण नहीं कर सकती है। ये तभी कर पाएगी जबकि उसके प्रोस्पेक्टस में या कंपनी एक्ट के कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम उसके जो भी फाइल उसने अप्लाई करी थी उस सब में उसके बारे में डिटेल में दिया, कंपनी के अंतर नियम में लिखा है, तभी कर पाएगी। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि ये अंशों का हरण क्या है और अंशों का समर्पण क्या है। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग पे। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों के हरण के लेखांकन को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले समझिए कि कंपनी जो शेयर इशू करती है वो क्यों करती है। कंपनी शेयर इशू इसलिए करती है कि उसको उसके जो शेयर कैपिटल है उसकी प्राप्ति हो, उसको अंश पूंजी उसको प्राप्त हो। लेकिन जब कंपनी के द्वारा मांगे गए उसकी याचनाएं की राशि, उसके कॉल्ड अप अमाउंट्स को रिसीव नहीं होते तो उसको अंशों का हरण करना पड़ता है, उसको शेयर्स को फॉरफिटेड करना पड़ता है। बट इसमें कंपनी का कुछ लॉस भी होता है क्योंकि जितने अमाउंट जो कंपनी ने अभी याचनाएं की थी, मांगी थी, जो उसको मिलना था वो शेयर होल्डर ने नहीं दिए, तो उतनी राशि से, उतने अमाउंट से, जैसे अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उसकी अमाउंट अगर शेयर होल्डर ने नहीं दिया जिसके रीजन से उसका शेयर्स को क्या किया, हरण किया जा रहा है, शेयर्स को फॉरफिटेड किया जा रहा है, तो उतने अमाउंट से उसका जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो क्या हो जाता है, उतना कम हो जाता है। तो उसके लिए देखिए, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है या तो उसके सममूल्य पे, यानी कि अकाउंटिंग ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इशू एज पर बार, यानी कि सममूल्य पे जारी अंशों का हरण करेंगे, या फिर कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करी होगी, तो उसके लिए दो कंडीशन है, दोनों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है बट लगभग एक जैसा ही है एंट्री। मैं दोनों कंडीशंस को आपको अलग अलग बताती हूँ। अगर कंपनी ने शेयर्स को सम मूल्य पे, यानी कि कंपनी ने शेयर्स को पार पे इशू किया है तो उसके लिए क्या एंट्री है, और अगर कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है तो ऐसे अगर अंशों का हरण किया जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी। यहाँ पे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कंपनी ने शेयर्स को सम मूल्य पे इशू किया था और ऐसे शेयर्स को, यानी कि अगर 100 रुपए वाला शेयर है तो उसको 100 रुपए में ही इशू किया था, तो इस तरह के शेयर्स को जब कंपनी उसको जब्त करती है, उसका हरण करती है, यानी फॉरफिचर्स करती है, तो उसमें जनरल में क्या एंट्री होगी। देखिए, यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने लिखा है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो अमाउंट कंपनी ने मांगा था लेकिन उसको नहीं रिसीव हुए, उन सब को इधर हम लोगों ने क्रेडिट किया हुआ है। और जितने जो उसको अमाउंट, जैसे सपोज एप्लीकेशन का अमाउंट उसको
मिल चुका था, तो एप्लीकेशन की राशि को, या अगर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट का अमाउंट दोनों रिसीव हो गया था, फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं आया, तो जो अमाउंट कंपनी को शेयर होल्डर से रिसीव हो गया था, जिसको वो जब्त कर रही है, उस अमाउंट को तो हम लोग क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। और मैंने लिखा शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में देखिए मैंने लिखा शेयर्स फॉरफिटेड टू अमाउंट कॉल्ड एज पर बार। अगर कंपनी ने जो इन अंशों का जिसका हरण किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, ऐसे शेयर्स का कंपनी ने अगर पूरी राशि, पूरा फुल अमाउंट एक साथ कंपनी को मिल गया है, पूरा पैसा एक साथ मिल गया है, तो यहाँ शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट लिखेंगे? अगर पूरा फुल अमाउंट एक साथ मिल गया है, तो जितने अंशों का हरण किया जा रहा है और जितना उसका शेयर्स का जो कॉस्ट होता है, जो प्राइस होता है फुल अमाउंट से, जैसे ईच शेयर सपोज अगर 100 रुपीज का है और कंपनी ने 200 शेयर्स को जब्त किया है, जिसका पूरा अमाउंट कंपनी ने याचना कर ली थी, मांग लिया था, तो 200 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि कंपनी ने 200 आप लिखोगे, जितने शेयर्स को का उसको अमाउंट नहीं मिला वो लिखेंगे, और इस शेयर्स जो आपके अमाउंट है वो लिखोगे आप, यानी यहाँ पे शेयर्स कैपिटल हम लोग कितने से डेबिट करेंगे? 20,000 से डेबिट करेंगे। ये कब करेंगे? जब कंपनी ने टोटल अमाउंट एक साथ कंपनी ने मांग लिया हो और उसको वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर कंपनी ने उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से कंपनी ने राशि मांगी है, और कुछ एप्लीकेशन का तो मिल ही जाएगा तभी शेयर्स इशू हुए होंगे, एप्लीकेशन का या फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट उसको रिसीव हो गया है और जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, यानी कि कंपनी ने अगर 100 रुपए का शेयर था, तो कंपनी ने 100 रुपए में, अगर मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन पे 20 रुपीज लिया था या अलॉटमेंट पे 25 था, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिला, तो जो अमाउंट कंपनी ने, सपोज मैं आपको ये एंट्री समझाने के लिए एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, आप समझिए कि अगर ईच शेयर 100 रुपीज था और कंपनी ने इसे 100 रुपीज पे शेयर्स इशू किए थे, और एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने 20 रुपीज रखा था, अलॉटमेंट के कंपनी ने 20 रुपीज रखे, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज रखा, और सेकेंड और फाइनल कॉल भी कंपनी ने 30 रुपीज रखा है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। और सपोज ये तो एप्लीकेशन का मिल गया तभी इशू हुआ, अलॉटमेंट भी मिल गया, और मान लीजिए कि सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? ये दोनों अमाउंट एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के हमें रिसीव हो चुके थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव हो गया था और कंपनी के द्वारा याचना किए जाने पे, मांगे जाने पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। शेयर्स होल्डर्स को कंपनी एक बार नोटिस भेजती है, ड्यू डेट तक जमा करने के लिए कहती है, नहीं आता, फिर उनको याद दिलाने के लिए फिर से उनको इन्फॉर्म करती है कि भाई अब आप का लेट हो चुका है, ड्यू डेट इतना है, इतने के अंदर आप जमा कर दो, और फिर भी नहीं जमा करता है, फिर उसको लास्ट वार्निंग देती है कि आपका शेयर्स जब्त कर लिया जाएगा, और उनको 14 डेज का ड्यूरेशन देती है, अगर उसके अंदर वो जमा करते तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी उन अंशों का हरण कर लेती है। तो जब कंपनी अंशों का हरण करती है, तो ये जो अमाउंट उसको, यानी 20 + 20, ये जो 40 रुपीज उसको रिसीव हो चुके थे कंपनी को, ये कहाँ चले जाएंगे? ये हमारे कंपनी के फॉरफीचर्स अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि इन्हीं राशि का अंशधारी के द्वारा इसी का भुगतान किया गया, इसी का पेमेंट किया गया था, जिसको कंपनी जब्त कर लेती है। और ये जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जिसको शेयर होल्डर ने फर्स्ट सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएंगे? इनको, जो इनका ये अमाउंट है, इनको क्रेडिट में करके दिखाया जाएगा, इसे भी क्रेडिट में करके दिखाया जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ तो मैंने अलॉटमेंट भी लिख रखा है। सपोज मैंने जैसे बताया कि एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल मिल गए थे, एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल मिल गए थे, जिसको कंपनी जब्त कर रही है 20 + 20 40 रुपीज। सपोज एक शेयर होल्डर, आप मान लीजिए एक्स, ए बी सी डी, कुछ भी मान लो, रमेश, मुकेश, सुरेश, कुछ भी मान लो, एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसने 200 शेयर्स का अमाउंट पे नहीं किया, यानी कंपनी के द्वारा जो
शेयर्स को फॉरफिटेड किया गया है, जो फॉरफिटेड शेयर हैं इनका जो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 200 शेयर्स हैं। सपोज आप समझने के लिए कर लीजिए, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर कंपनी 200 अंशों का हरण करिए एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने एप्लीकेशन तो दे दिया, अलॉटमेंट तो दे दिया, बट उसने क्या किया, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को नहीं पे किया है, इस जिसकी वजह से उसका शेयर्स फॉरफिचर्स किया जा रहा है, यानी अंशों का हरण किया जा रहा है। तो देखिए हम लोग जनरल में क्या एंट्री करेंगे, यहाँ लिखा है शेयर्स फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर्स, जितना पर शेयर अमाउंट कॉल किया गया था वो शेयर्स और जितने अंशों का हरण किया गया है। यानी कंपनी ने कितना किया था, 200 शेयर्स है, ईच शेयर 100 रुपीज है। अगर कंपनी ने टोटल पैसे मांग लिया, सारा पैसा मांगा है, तो यहाँ पे हम लोग जो डेबिट करेंगे, अगर आप इसको डेबिट करेंगे तो डेबिट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 200 इंटू 100, 20,000 रुपीज। मैंने बताया आपको कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2020 थे 40 रुपीज, जिसका हरण किया जा रहा है, यानी 40 इंटू 200, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये शेयर्स फॉर फीचर्स अकाउंट में ये इधर चले जाएंगे। कितने, 200 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 200 है, और जो अमाउंट जो कंपनी जब्त कर रही है वो 40 रुपीज है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलाकर, तो 40 इंटू 200, 8,000 रुपीज कंपनी क्या कर रही है, जब्त कर ले रही है। और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो कंपनी ने कॉल किया था जो नहीं मिले, नंबर ऑफ शेयर्स 200, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 30 रुपीज, 6,000, सेकंड कॉल में भी सेम अमाउंट है 6,000, तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, ये हो गए ना 20,000। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो अंश सममूल्य पे निर्गमित किए जाते हैं उनका अगर कंपनी हरण करती है तो उसका इस तरह से उसकी जनरल में एंट्री होती है। और ये जो फॉरफिचर शेयर्स होते हैं, अगर हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये कंपनी के बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है, कंपनी के लिए दायित्व होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये तो समझ लिया कि कंपनी अगर सममूल्य पे अंशों का निर्गमन करती है तो और ऐसे अंशों का हरण करती है तो उसकी एंट्री कैसे होती है। लेकिन कभी कभी कंपनी प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन करती है। प्रीमियम पे क्या होता है, आप इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने के वाले वीडियो में आपने देखा होगा, समझा होगा। प्रीमियम मीन्स कि अगर कंपनी जितना शेयर्स का जो प्राइस है उससे अधिक मूल्य पे इश्यू करती है। जैसे अगर शेयर्स का हर शेयर का प्राइस, अभी मैंने जैसे लिया था एग्जांपल 100 रुपीज है, ईच शेयर 100 रुपीज, लेकिन उस पर 10 रुपीज या 20 रुपीज प्रीमियम अमाउंट लेती है, उसका जो अंकित मूल्य है उससे अधिक मूल्य पे इश्यू करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन किया गया, उसको शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू किया गया। इस टाइप के शेयर्स को जिनको कि प्रीमियम पे इश्यू किया गया था, ऐसे शेयर्स को जब कंपनी उनको जब्त करती है, उनका हरण करती है, उनको फॉरफिचर्स करती है, तो उसके लिए जनरल में क्या एंट्री है। मैंने ऊपर लिख रखा है अकाउंटिंग ऑफ फॉरफिचर्स ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशू एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण किया जाता है। जब कोई कंपनी प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण करती है तो उसके लिए क्या है, देखिए जब हरण किए गए अंशों का प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है, इसमें दो कंडीशन होती है। जब कंपनी ने जो प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको रिसीव हो गया था, उसके बाद कंपनी ने अंशों का हरण किया, या फिर कंपनी ने अभी प्रीमियम की राशि मांगी ही नहीं थी और उसके पहले ही शेयर होल्डर ने सरेंडर कर दिया, मतलब शेयर होल्डर पैसा नहीं पे कर रहा है और कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। यानी दो कंडीशंस है, जब अंशों का हरण प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो तब किया जा रहा है, और जब अंशों का हरण प्रीमियम की राशि प्राप्त होने पे किया जा रहा है। देखिए होता क्या है ना,
कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम की राशि मांग लेती है। कभी कंपनी क्या करती है, अपनी सुविधा अनुसार अलॉटमेंट पे नहीं लेती है, वो जब फर्स्ट कॉल करेगी, फर्स्ट कॉल की अमाउंट की याचना करेगी, डिमांड करेगी, उस टाइम वो फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम का अमाउंट लेती है। कभी सेकंड फाइनल कॉल में हो सकता है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा। लेकिन यहाँ पे हरण करने से पहले यही दो कंडीशंस है कि अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। सपोज अगर जैसे मैंने बताया था कि एप्लीकेशन मिल गया, शेयर इशू हो गया, अलॉटमेंट भी आ गया, उसके बाद शेयर इशू हो गया, और अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है या प्रीमियम शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तब हम लोग एंट्री करेंगे। खैर, अभी हम लोग समझते हैं कि जब अंशों का किए गए अंशों का हरण पे प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, दैट मीन्स कि प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव। ऐसे कंडीशंस में सेम जैसे भी हम लोगों ने पहले किया कि शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसमें कि टोटल मांगी गई कुल राशि, कंपनी ने जितना डिमांड किया था वो टोटल अमाउंट, जैसे अगर मैंने बताया था कि 200 शेयर्स का हरण किया जा रहा है, 200 अंशों का हरण किया जा रहा है, और मान लीजिए कि प्रत्येक अंश का मूल्य कितना था, 100 रुपए था। जो शेयर का वैल्यू था ना, नंबर ऑफ शेयर्स जिनका कि हरण किया जा रहा है, अगर वो 200 अंश थे और 200 शेयर्स थे जिसको कि कंपनी हरण कर रही है, और शेयर्स का जो वैल्यू था ना, ईच शेयर सपोज 100 रुपीज था, और जो प्रीमियम था, प्रीमियम 10 रुपीज रखा गया। सपोज प्रीमियम 10 रुपीज, ईच शेयर 100 रुपीज था। हम लोग पहले की रख लेते हैं, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 30 और सेकेंड कॉल 30। इससे थोड़ा क्या होगा कि इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी तो थोड़ा आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करने में सुविधा होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिया है। मान लीजिए कि जो कंपनी जिसपे हमें प्रीमियम की राशि भी प्राप्त नहीं हुई है, इस तरह का कोई एक शेयर होल्डर था, मान लो राम, मोहन, श्याम, जो भी है, ABCD XYZ, जो भी शेयर होल्डर है, जिसके पास 200 शेयर्स थे, और इस शेयर का जो वैल्यू था 100 रुपीज, 10 रुपीज प्रीमियम, यानी कि विथ प्रीमियम इस शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपीज थी। इस तरह के 200 अंशों का यहाँ, जहाँ की एक अंश का मूल्य 100 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम के, यानी प्रति अंश 110 रुपए था। इस प्रकार के 200 अंशों का हमें क्या किया, कंपनी ने हरण किया है, जिस पर कि मान लो कंपनी को प्रीमियम की राशि नहीं मिली है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी। अगर मान लो सिर्फ हमें एप्लीकेशन ही कंपनी को रिसीव हुआ था और कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम लेना था, बट अलॉटमेंट से ही शेयर होल्डर ने हाथ खड़े कर दिए। अब उसने मांगे जाने के बाद कंपनी ने बार बार इंफॉर्मेशन भेजने के बाद भी वो पैसे नहीं जमा कर रहा है, तो ये जो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ये क्या है, ये अमाउंट अभी ड्यू है, ये उसको रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव क्या हुआ है, कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ है, तो जिसका कि वो अंशों का हरण कर रही है, तो ये जो उसके एप्लीकेशन की जो अमाउंट होगी वो ही केवल हमारे फॉरफीचर्स अकाउंट में जाएगा। और बाकी देखते हैं कैसे करते हैं इसकी एंट्री। सपोज शेयर्स कैपिटल, जैसे मैंने बताया 200 शेयर्स थे, इस शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, तो यहाँ हो जाएंगे 200 इंटू 100 आप करोगे तो आपके डेबिट में आ जाएंगे 20,000 रुपीज। फिर लिखा है शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें कि हमें शेयर्स की कुल मांगी गई राशि लिखना है, तो इस शेयर्स की वैल्यू जो है वो, और नंबर ऑफ शेयर्स जिनको का हरण किया जा रहा है, तो हमने 20,000 रख लिया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो
प्रीमियम की राशि जिसकी याचना की गई थी उस खाते को भी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीमियम की राशि अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। जिन अंशों का हरण किया जा रहा है उसमें प्रीमियम नहीं मिला है। प्रीमियम अमाउंट कितना था? 10 रुपीज था, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200 हैं। तो 200 इंटू 10, 2000। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में 20,000 हो गए जो ईच शेयर की वैल्यू से थे, और सिक्योरिटी प्रीमियम 200 शेयर्स इंटू 10 रुपीज के अकॉर्डिंग ये 2000 हो गए। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया कि सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ है और कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, और कंपनी जैसा मान ले रहे हैं कि सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ था और कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था। यहाँ मैंने क्रेडिट में लिखा है शेयर्स के अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फॉरफीचर्स। फॉरफीचर्स में जो रिसीव अमाउंट है उसी को लिखना है। रिसीव अमाउंट अभी हमें कितना मिला है? मैंने कहा कि सिर्फ एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई है। एप्लीकेशन कितना है? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 200 इंटू 20, और इतने से इसको क्रेडिट करेंगे। ये हो गए हमारे 4000 रुपीज। ये हमारे, क्योंकि ये अंशों का हरण किया जा रहा है और अंशों के हरण जब कंपनी कर रही है तो उस वक्त उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हम लोगों ने क्या किया है? शेयर्स फॉर फीचर्स अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया है। अभी फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ये अमाउंट रिसीव नहीं हुए हैं। तो अलॉटमेंट कितना है? 20 रुपीज अलॉटमेंट का है, तो 20 इंटू 200 करिए। अलॉटमेंट 20 इंटू 200 करेंगे तो ये भी 4000 हो गए। एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल कितना है? 30 रुपीज। तो 30 इंटू 200, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल दोनों सेम ही है, 30 रुपीज है, तो दोनों 30 इंटू 200 करोगे तो 6000 ये भी हो गए और 6000 ये भी हो गया। यानी अलॉटमेंट के 4000 कैसे हो गए? अलॉटमेंट का जो अमाउंट है और नंबर ऑफ फॉरफीचर शेयर्स जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये 4000 आ गए। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो और जितने अंशों का हरण किया जा रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6000। इसी तरह से फाइनल कॉल और सेकंड कॉल पे कंपनी ईच शेयर जो कॉल कर रही है, जितना मांग रही है वो 30 रुपीज है, वो 30 रुपीज इंटू 200 किया तो वो सेकंड कॉल और फाइनल कॉल आ गया। उसके बाद कंपनी को जो अमाउंट रिसीव हो गया था, यहाँ अभी तक ऐसा मैंने माना है कि सिर्फ एप्लीकेशन ही रिसीव हुआ है, तो उसको कंपनी के अंशों के हरण खाते में यानी कि शेयर्स फॉर फीचर्स अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिए। टोटल करके देखिए कितने हो रहे हैं। यहाँ देखिए जो अभी हम लोग को क्या है, प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ मैंने अभी नहीं लिखा है। सपोज अगर कंपनी प्रीमियम का अमाउंट किस पे लेती? अलॉटमेंट पे लेती, तो 20 रुपीज अलॉटमेंट के और 10 रुपीज अगर प्रीमियम के लेती, तो अलॉटमेंट पे 20 प्लस 10 30 रुपीज हो जाते। तो 30 इंटू 200 अगर हम लोग करते, सपोज अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हमारा शामिल है, तो अलॉटमेंट की का राशि और प्रीमियम दोनों का अंशों के जितने अंशों का हरण किया जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके इक्वल आ रहे हैं या नहीं। यह शेयर कैपिटल में 20,000 और प्रीमियम 2000, 22,000 हो रहे हैं इधर। इस साइड भी देख लीजिए 6, 6, 6, 18, 18 और 4 22, यानी कि यहाँ भी दोनों तरफ हमारे ये बिल्कुल सही है। और स्टार्टिंग की जो एंट्री होती है वो जैसे आप लोग इशू ऑफ शेयर्स में किए हो, जैसे एप्लीकेशन अमाउंट मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसको जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो वो पहले की एंट्री वैसी ही है। ये मैं सिर्फ उस एंट्री को बता रही हूँ जहां पर अंशों का हरण किया जा रहा है, ये वहां का है। इसके पहले की एंट्री सेम वैसे ही होगी। अब समझते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन बताया जब प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। सेकेंड कंडीशन है जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम राशि प्राप्त हो, यानी कि जब कंपनी अंशों को जब्त कर रही है, हरण कर रही है, तो उस पर जो कंपनी के जो उसने प्रीमियम का जो भी अमाउंट रखा था वो उसको रिसीव हो गया हो।
यानी सपोज ऐसा मान लीजिए कि कंपनी अलॉटमेंट पे, जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 20 और प्लस 10 30 रुपीज कंपनी ले रही है, फर्स्ट कॉल 30 ऐसे ले रही है। तो अगर कंपनी को इसमें भी सब लगभग एंट्री एक जैसे, ये थोड़ा सा चेंजेस है समझिए। यहाँ शेयर्स कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया है, यानी कि यहाँ पे कंपनी ने जो उसके अंशों की जितनी राशि जो उसको प्राप्त हुई है, ईच नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स और ईच शेयर्स की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग शेयर्स कैपिटल अकाउंट निकालेंगे। जैसे यहाँ था लिखा था हमने, ये कितने थे, ये 20,000 लिखा था, 20,000 सपोज कर लीजिए। अब जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो उसको रिसीव नहीं हुआ है, वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो उसको रिसीव नहीं हुआ है, उसको कंपनी क्या करेगी, उसको क्रेडिट करेगी जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे जो अंशों का हरण किया जा रहा है, सपोज अगर कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ ले लिया है तो अंशों का जो हरण किया जा रहा है उसमें बेशक प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, लेकिन प्रीमियम अमाउंट को शो नहीं करेंगे। जैसे अगर हम ऐसा मानते हैं कि कंपनी ने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट उसको रिसीव हो गया था और अलॉटमेंट पे कंपनी ने प्रीमियम अमाउंट भी ले लिया था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो उसको अभी रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसको अगर रिसीव नहीं हुआ है, जो ड्यू है तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितना ड्यू है, 30 रुपीज ईच अमाउंट के अकॉर्डिंग था, तो 30 इंटू 200, यानी कि उसको 6,000 फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए, 6,000 सेकंड कॉल के रिसीव नहीं हुए, उसको एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट उसको रिसीव हो गया था, दैट मीन्स 20 रुपीज एप्लीकेशन ईच शेयर, 20 रुपीज अलॉटमेंट ईच शेयर, ये उसको रिसीव हो गए थे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 40 इंटू 200, 20 रुपीज एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के, 20 40 हो गए, और जिनको जब्त किया गया है वो 200 शेयर है, तो 40 इंटू 200 कर लीजिए आप। ये हो गए आपके 8,000, तो 6,612 और 8,000 यहाँ प्रीमियम रिसीव हो गया है, बट प्रीमियम को हम लोग शेयर्स फॉर फ्यूचर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसको किसी विशेष उद्देश्य के लिए, भविष्य के लिए उसको अलग रखते हैं। उसको जो प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो जिसका हरण किया गया है उसको अलग ही रखते हैं, उसको यहाँ पे अंश हरण खाते में यानी कि फॉर फ्यूचर्स अकाउंट में शो नहीं करते हैं। अब देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का ही हमारा टोटल इक्वल आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको अंशों के हरण के बारे में पढ़ाया, और कोशिश करती हूँ कि आपको अगर कंपनी का पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप मेरे दोनों वीडियोस को, इश्यू ऑफ शेयर्स और अंशों का हरण, ये जो है जो फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, इन दोनों वीडियो को देखिए। तो आई थिंक ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, न्यूमेरिक करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए।